हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 360 में। और इसी के साथ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटी पावर हाउस, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स एंड रिसेंट बिल्स। जी हाँ, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो फटाफट से एक मैराथन होने वाली है, जिसके अंदर आप मेनली जो पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमने इस क्लास को कनेक्ट किया है आपके करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें आप करने वाले हो रिसेंट बिल्स। तो इस वीडियो के अंदर ये स्पेशली बनाई गई है एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, डी ट्रिपल एस बी और ईपीएफओ जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। हम कवर करेंगे इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपका पूरा रिवीजन होने वाला है ट्रिक्स के साथ। आप क्रैश कोर्स, आप ये समझ सकते हो इस चीज़ का एक क्रैश कोर्स है, तो छोटे छोटे टॉपिक का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जो आपके लिए कवर करना भी बहुत आसान है। और इसी के साथ आप इसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आप पढ़ने वाले हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में आप करने वाले हो रिसेंट बिल्स जो भी पास हुए हैं 2025 में। स्कीम्स मतलब 23 से 25 के बीच की मैंने इसमें 3 से 4, सिर्फ 3 से 4 डाली हैं जो लर्न करनी आसान होंगी। एकदम आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देन गाइज मेक श्योर टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन फॉर टेलीग्राम ऑल्सो, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले हम लोग अपडेट्स देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो ओपन है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे इस टॉपिक पे। और यूट्यूब पर भी आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स के ओवरव्यू की, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारतीय संविधान का तीसरा भाग पार्ट 3 के अंदर है। हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ओरिजिनली 7 थे, लेकिन जो हमारा 7वां राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हमें लीगल राइट के तौर पे दे दिया गया, फंडामेंटल राइट हटा दिया। तो ये 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में जो है हमको दिए गए हैं। ये इनको ना मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडिया का। तो क्यों मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैग्ना कार्टा का मतलब है ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो आपको सरकार से, राज्य सरकार से या सरकार से आपको बचा कर रखे। अगर आपको कभी लग रहा है कि आपके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप फंडामेंटल राइट्स का सहारा ले सकते हैं। तो ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टेट अब्यूज। अगर आपका जो राज्य है वो किसी भी प्रकार से शोषण कर रहा है तो ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपकी डिग्निटी को अपहोल्ड करेंगे कि आपका जो रेस्पेक्ट है उसकी जो है वो प्रॉपर रेस्पेक्ट हो, और आपकी लिबर्टी को भी ये होल्ड करेंगे। यानी लिबर्टी का मतलब आप समझते हो ना, कि आपकी फ्रीडम को भी एक्सप्रेस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इनवायलेबल, यानी आप इनको कभी भी इनको वॉयलेट नहीं कर सकते। यानी फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। बल्कि जब इमरजेंसी भी लग जाती है, जैसे आपको पता है इंडिया के अंदर 3 तरीके की इमरजेंसीज हैं, तो इमरजेंसी अगर लग भी जाए तो सिर्फ तभी फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट होते हैं कि फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंशन नहीं होता। और उस केस में भी, इमरजेंसी में भी, जो 21 वाला जो आर्टिकल है जो भी आपको मैं बताने वाली हूँ, वो तब भी सस्पेंड नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहाँ से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का आइडिया। ओरिजिनली 7 राइट थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट के जरिए। अभी अमेंडमेंट मतलब बदलाव। जब हमारे संविधान में 44वां बदलाव हो रहा था, 44th बदलाव हो रहा था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब ये राइट हमारे पास है, लेकिन 7वें के बजाय 300A में है और हमारे पास लीगल राइट के तौर पर है, ठीक है। पहली बात तो गाइस, ये ना सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, 20 से 25 मिनट की, तो नोट्स बनाते हुए रखना। अदरवाइज तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बोलना, हम लोग आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे और आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ताकि कोई भी मतलब गड़बड़ आपकी नहीं हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 6 फंडामेंटल राइट्स की, तो देखो गाइज, फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं आपके, कौन कौन से फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने आपको बताया 12 से 35 राइट, लेकिन आपको लर्न करना है 14 से, लेकिन वो भी सारे नहीं करने। अब आपके लिए क्या बना दिया है हमने, एक कैटेगराइजेशन बना दिया है। तो 14 से 18, पहले तो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं?
इक्वालिटी यानी बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, आपको पूरा फ्रीडम होना चाहिए हर चीज का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी आपका किसी भी तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप बिल्कुल स्वतंत्र है अपने लिए एक धर्म चुनने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आप अपना जो भी कल्चर मना रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। पढ़ाई के लिए आपको अधिकार है, आप पढ़ने के अधिकारी हैं। इसी के अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपके साथ कोई भी आपका कोई अधिकार है जो नहीं दिया जा रहा तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी ये आप कह सकते हो इलाज दिया गया है संविधान के लिए, कि अगर संविधान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि संविधान का कोई भी जो आपको दिए गए राइट्स है वो आपके साथ फॉलो नहीं हो रहे, तो आप इस पर जा सकते हैं। चलिए, तो इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 के बीच में है आर्टिकल। देखो गाइज, ये ना अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वालिटी इज बिटवीन 14 टू 18। कैसे याद रखोगे? लड़के और लड़कियां जब बड़े हो जाते हैं 13-14 उम्र में, तब उनको इक्वालिटी का पता लगना चाहिए तभी से। तो 14 से 18। फ्रीडम 18 के बाद शुरू होती है, 19 से 22। एक्सप्लॉइटेशन बड़े होने फ्रीडम के बाद यानी 23 से 24। फिर रिलीजन, भाई जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर रिलीजियस होते जाते हैं, 25 से 28। सबसे कॉमन एग्जांपल है विराट कोहली का, राइट? कितना एग्रेसिव प्लेयर था और अभी कितना रिलीजियस है। तो 24 के बाद 25 से 28 हो गया रिलीजन। फिर आपको सारा कुछ लर्न आने लगता है। तो 29 से 30 आपका एजुकेशन और कल्चरल राइट्स का है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। तो राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी का मतलब इक्वल लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ में, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम है 19 से 22, और इसके अंदर आपको 19 के अंदर ही 6 अलग अलग मिलते हैं। स्पीच, बोलने का फ्रीडम है। असेंबली यानी लोगों को जोड़कर जोड़ने का फ्रीडम है, कुछ भी अपना भाषण आप दे सकते हो। एसोसिएशन, ग्रुप बना सकते हो। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन सब में एक चीज़ है कि जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है आप कुछ भी बोल सकते हो, पर जो किसी और की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो दूसरों को चोट ना पहुंचे, आप अपने में सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में है कि कोई भी फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, कि आप बंधुआ मजदूरी करा रहे हो या 14 साल से बच्चों कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करा रहे हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में यही है कि धर्म आप कोई भी अपना सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं, जो माइनॉरिटीज होती हैं वो अपने धर्म की, अपने चीज़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिट जो होते हैं। आपको पता है ना 4 से 5 तरीके के रिट्स होते हैं, जो अगर आपका किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दर्ज कर सकते हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप चैलेंज कर सकते हो। और अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छे से उसको ध्यान देती है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी हमारे संविधान का हृदय और आत्मा बोला गया है। किसने बोला है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्यों बोला है? क्योंकि ये वाला आर्टिकल ही है जो हमें हमारे प्रोटेक्शन, हमें राइट्स हमारे मिलते रहे उसके प्रोटेक्शन से बचाता है, हमें उसका प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा मोस्ट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं इमरजेंसी के समय पर, लेकिन सिर्फ 2 राइट्स को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है गाइज? इसमें सारा डेटा बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह डाला गया है, तो अगर बिल्कुल डेप्थ में आपको कंसेप्ट क्लियर करना हो तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये सिर्फ अभी जो एग्जाम्स चल रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्रैश कोर्स बना है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स मेमोरी ट्रिक्स। अगर आपको फंडामेंटल राइट करने हो, लर्न करने हो, कैसे याद रखोगे? एक लाइन याद रखनी है, एक फैन एक राजा चला रास्ता। एक फैन लिया, एक राजा चला रास्ता। E is फॉर इक्वालिटी, F इज फॉर फ्रीडम, फैन का F फ्रीडम के लिए है। E इज फॉर एक्सप्लॉइटेशन, R is for religion, C is for cultural and educational rights and R is for remedies। तो समझ रहे हो? तो ये है आपके 6 फंडामेंटल राइट्स। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इक्वालिटी 14 से 18, उसके बाद इक्वालिटी के बाद क्या होगा? आपको फ्रीडम मिलेगी 19 से 22। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24। उसके बाद आपको क्या होगा? रिलीजियस हो जाओगे आप 25 और 28।
25 से 28 के बीच में। फिर 29-30 हो गए आपके माइनॉरिटीज के और 32 हो गया आपका रेमेडीज का। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, जैसे आर्टिकल 14 है, तो अब होता क्या है कि आर्टिकल 14 एक लाइन की थी, लेकिन बाद में चेंजेस होते गए, तो उसके अंदर ना कुछ चीजें और ऐड करनी थी। मान लो मुझे 14 में ही ऐड करना था, तो 14 के अंदर ए, 14 बी, 14 सी ऐसे बना दिए गए। इस तरीके से 19 के अंदर 6 हैं, 19 ए, 19 बी, ऐसे करके 19 जी तक है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये लर्न कर लेना, इसमें से पेपर में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो सीजीएल के टीयर 1 में ही आते हैं हमेशा। और ये रेलवेज के लिए जो CBT 2 का पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, EPFO के लिए भी इंपॉर्टेंट है और DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 14 से 18 तो वैसे भी इक्वालिटी के थे ना, ये सब इक्वालिटी वाले। तो 14 है कानून के आगे सब बराबर है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 पे होते ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहाँ जन्म हुआ है उसके बेसिस पे, कास्ट, रिलीजियन, सेक्स क्या है, किसी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट रोजगार हो रहा है तो उसमें सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी को खत्म करो, जो छुआछूत वाली चीज थी उसको खत्म करो। और 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स दिए जाते थे सबसे पहले, अंग्रेजों वाले जो टाइटल्स थे, लॉर्ड जो चलते थे, वो सब हमने हटा दिए। तो ये तो थे इक्वालिटी के, लर्न कर लेना अच्छे से। और पता है मैंने तो लर्न भी ऐसे करे थे कि 14 साल के होते ही हमको कानून समझाना चाहिए, तो कानून के आगे सब बराबर हैं, तो कानून के आगे बराबर है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी 15 आ गया। अब उसके बाद जब हम 14 की उम्र में हम पुलिस का हमको पता लग गया, तो 16 से तो हमको जॉब मिल जानी चाहिए, तो 16 में हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के आगे बराबरी चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट के बाद 17 में अनटचेबिलिटी और 18 में टाइटल्स खत्म। अब आ जाओ 20 से आपका 19 में आते हैं 6, ठीक है, 19 में आते हैं 6, SAAMRP। व्हाट इज एस? समर्प। देखो आर्टिकल 19 की जो शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आर्टिकल 19 में टोटल 6 फ्रीडम्स हमको मिलती हैं, ठीक है। एक तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 भी फ्रीडम का राइट है, लेकिन 19 में 6 फ्रीडम्स मिलती हैं, जिसको याद करने का तरीका है समर्पण। तो आपको पता है ना, डेडिकेशन, हिंदी में समर्पण बोलते हैं, तो समर्प, ठीक है। विच मीन्स S is for speech, A is for assembly, A is for association, M is for आपका M का था मूवमेंट, रेजिडेंस, एंड P is for प्रोफेशन। तो S is for आपका आ गया यहाँ पर स्पीच, A is for assembly, A is for association, M is for movement, R is for residence और P is for प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 के अंदर 6 तरीके की फ्रीडम मिलती है, वो 6 यही है, ठीक। तो 20 के अंदर हो गया प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, यानी अगर आप गिरफ्तार हो जाओ तो उस केस में आपको एक कॉल करने का जो वो सब मिलता है। 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी लाइफ जरूरी है, आपको जिंदगी जीने का हक है, ठीक है। 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रीट, आई डोंट थिंक सो, अच्छा ये इसी वाले चल रहे हैं, तो ये स्ट्रीट नहीं है, यहाँ पे कुछ और आएगा गाइस, मैं अभी बता देती हूँ। नेक्स्ट आ जाओ फंडामेंटल राइट्स पे। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा हाँ गाइस, आर्टिकल 22 था कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अरेस्ट के टाइम पे आपके पास आपको रीजन बताया जाएगा, आपकी जो 24 घंटे के अंदर अंदर या 12 घंटे के अंदर अंदर जो भी है, तो आपको मतलब कि आपको पेश किया जाएगा ये वाला। लेकिन इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है 14 से 18, 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 19 में कितने हैं? 6 हैं, ये ध्यान रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आप समझ चुके हो, पार्ट 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है। अब मैं बात करती हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 का ए भाग, पार्ट 4 जो भी होगा उसमें ए भाग में ये ऐड किए गए हैं। तो आर्टिकल आता है इसके अंदर 51A, आर्टिकल भी याद रखना, ठीक है। आर्टिकल है 51A, आपको पता है जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गई हैं यूएसएसआर से,
सोवियत जो उस टाइम पे जब ये यूएसएसआर था उस टाइम पे वहां से लिए गए थे। ये ओरिजिनली 10 थी और अब ये 11 हो चुकी हैं। 2022 में 11वीं ड्यूटी ऐड की है जो थी एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी पेरेंट्स की ड्यूटी है, बच्चों को एजुकेशन देंगे। एनीवेज फंडामेंटल ड्यूटीज ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, यानी इनके लिए आप ना केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना स्टेट्स पे डिपेंड करती हैं। ये बनाई गई हैं ताकि स्टेट्स का वेलफेयर हो, ठीक है, यानी स्टेट्स का भला हो। तो अब ये स्टेट्स के ऊपर है कि उनको मानना है या नहीं मानना। अगर वो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, उनको नहीं मानना तो नहीं मानना। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो इसके अंदर है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है, 44th आर्टिकल में आता है, समझ रहे हो। अब खैर आ जाओ, तो ये आपको बता दिया आर्टिकल 51A पार्ट 4 ओरिजिनली 10 थी, अब 11 हो गई है, 2002 में ऐड हुआ है। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट से ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी सारी की सारी। पहले फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं, फिर 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तो 1976 में तब जाके एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी क्योंकि 75 में इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, तो 76 में सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी कि ना ऐसे ना फंडामेंटल ड्यूटीज हमको ऐड करने चाहिए अपने संविधान में, ये एनफोर्सेबल नहीं होंगी, स्टेट्स की मर्जी है, अगर उनको लागू करनी है तो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग स्टेट्स ने लागू कर रखी हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है, ठीक है, सिर्फ गोवा के अंदर ही है वो, तो वो इसके अंदर था। इसी तरीके से बीफ बैन कर रखी है यूपी योगी सरकार ने। तो सबने अपने अपने सहूलियत के हिसाब से चीजें बैन कर रखी हैं। 11th ड्यूटी जो थी वो एडुकेशन के रिगार्डिंग थी, वो 86 अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा अमेंडमेंट से हटा था? 44th, 78 में हुआ था। ये 1976 में ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट से। इसी के अलावा जो 11वीं ड्यूटी है वो 2002 में ऐड हुई थी एडुकेशन से रिलेटेड। क्या क्या ड्यूटीज हैं ये लर्न नहीं करनी, बस समझ लेना, क्योंकि कई बार ऑप्शन बहुत सारे, आप अभी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो या जो भी मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो ना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि इनमें से ये 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आपको पता लग जाएगा। ABCBCD इस तरीके से करके देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हमको फॉलो करना है, फ्लैग का, हम हमारे नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना है, फ्रीडम के जो स्ट्रगल के जो आइडियल्स रहे हैं उनको चेरिश करना है, उनकी भी रेस्पेक्ट करनी है। जो हमारी सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी, एकता को हमें प्रोटेक्ट करना है, कंट्री को हमें बचाना है, हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सर्विस देंगे, नेशनल सर्विस देंगे। हार्मनी और डिस्क्रिमिनेशन, हमें जो है ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है, भेदभाव को ख़त्म करना है, हमारी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारी विरासतें हैं उनको बचाना है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक चीज़ें आगे बढ़ानी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, एक्सीलेंस यानी अपनी प्रॉपर अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सीलेंस करके दिखाना है। और पेरेंट्स के लिए ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। आपने यही कहा था ना, ये तो आप पढ़ने ही वाले हो, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम बात करते हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। वो इतने आराम से पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में समझ लो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फेडरल है, जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो फेडरल है, यानी जो पावर है वो सेंटर और स्टेट्स में बटी हुई है। मेन पावर सेंटर में है, लेकिन स्टेट्स अपना इंडिपेंडेंटली काम करती रहती है, सेंटर उनमें दखल अंदाजी नहीं करता। अब इसमें 2 है, एक तो सेंटर जिसको आप बोलते हो यूनियन यानी केंद्र, और एक स्टेट्स जिसको आप बोलते हो राज्य। तो यूनियन के अंदर, अच्छा अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट्स हो, बस 3 चीजें याद रखो कि 3, ये जो सरकारें हैं ना इनके 3 पैर होते हैं। एक होगा एग्जीक्यूटिव, एक होगा लेजिस्लेटिव और एक होगा जुडिशियल। अब बात क्या थी कि मुझे इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती थी, तो मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि आपके बिल्कुल दिमाग में घुसेगी। एक तो है सारी प्लानिंग करेगी कि ऐसा ऐसा चलना चाहिए, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, तो वो है लेजिस्लेटिव। एक वो है कि प्लानिंग करने के बाद भैया ठप्पा मार दो बस, क्योंकि तुम ठप्पा मारते ही तुम्हारी पूरी सरकार, पूरे भारत को पता लग जाएगा कि अच्छा उन्होंने ठप्पा मार दिया, अब हमको मानना पड़ेगा। वो है एग्जीक्यूटिव।
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। कोई बिल बना तो बिल कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव बनाएगा। उस बिल पे साइन करेगा कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट करते हैं, बट मैं बता दूंगी मैं क्यों बार बार इन दोनों का नाम ले रही हूँ, ये हेड हैं हमारे भारत के। और जुडिशियल, जुडिशियल का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता, पर अगर इन दोनों ने कुछ गड़बड़ करी तो जुडिशियल का रोल है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यूनियन में कौन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट आ गया आपका लेजिस्लेटिव, जो अभी मैं समझाऊंगी। ऐसे ही स्टेट्स में भी तीन होंगे, एग्जीक्यूटिव, आपका लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियल। ठीक है, बहुत क्लियर। अब ये चीज का ध्यान रखना, अब ऐसे इसके अंदर जैसे इसमें एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें नाम चेंज कर दिए गवर्नर और सीएम। मिनिस्टर्स इसमें भी हैं। लेजिस्लेटिव में इसमें लोकसभा राज्यसभा था, यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सिर्फ दो होते हैं, एक तो आपका क्या कहते हैं, लोकसभा, और एक राज्यसभा। बल्कि कई बार प्राइम मिनिस्टर को भी ले लेते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है। एनीवेज, ऐसे लेजिस्लेटिव में इसमें विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन क्योंकि जब पूरे भारत की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं, राज्यसभा जरूरी है। लेकिन जब राज्यों की बात करते हैं, सिर्फ स्टेट्स की बात करते हैं, तो विधानसभा, विधान परिषद हर जगह नहीं होता। मतलब आप ये समझो, अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि लोकसभा का नाम तो कर दिया विधानसभा स्टेट में आके, और जो आपका वो है राज्यसभा, उसका नाम कर दिया विधान परिषद। ठीक है, इस तरीके से जुडिशियल, इसमें कौन सी कोर्ट आती है? हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट्स। तो ये सारा स्ट्रक्चर है मेन। अब देखो इस तरीके से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी जड़ें मेन, इसके अंदर है तीन चीजें। क्या क्या है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। ये है यूनियन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही स्टेट्स के अंदर क्या होगा? देखो इसकी भी तीन ब्रांचेस हैं। देखो अब इसके अंदर क्या है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया मेन रूट्स आपकी, यानी जहां से पूरा इंडिया चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है स्टेट और यहाँ पे आता है यूनियन। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो आप एक चीज समझो, स्टेट के अंदर क्या है आपका? स्टेट के अंदर है तीन पार्ट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। यूनियन की बात करूं, इसके अंदर भी तीन हिस्से हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव में केंद्र सरकार में कौन कौन आएंगे? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, और जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट। स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव में कौन है? गवर्नर और सीएम। लेजिस्लेचर में कौन है? असेंबली और परिषद, यानी विधानसभा और विधान परिषद। और जुडिशियरी में कौन है? हाई कोर्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ भी बना रखा है। अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करोगे तो यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जुडिशियरी में तो है सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव में क्या है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। लेकिन इन दोनों, अब आपको देखो इन सब के बारे में, इनके दोनों के बारे में भी पढ़ना है, इन दोनों के बारे में भी पढ़ना है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन सुनो। इट इज द सुप्रीम लॉ, हमारा पूरा देश इसी के बेसिस पे चल रहा है। ये यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मेन आधार है। यूनियन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये तो हो गए एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब नाम के हैं ये हेड। ठीक है, इनको हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। ये नाम के हेड है, मतलब हर चीज पे साइन प्रेसिडेंट के चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर होते हैं रियल हेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट साइन करता है। सो बेसिकली सिर्फ नाम प्रेसिडेंट का होता है, वो सारा काम होता प्राइम मिनिस्टर का है। यानी आपके देखो जो प्रेसिडेंट हो गया वो तो राष्ट्रपति हो गया आपका, राइट, और प्राइम मिनिस्टर हो गया मुख्यमंत्री। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर है ना, यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके प्रेसिडेंट ने, मुर्मू जी ने किसी चीज पे साइन किया तो साइन ही सिर्फ उनके हैं, वो सारा काम मोदी जी का है। और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर कभी अकेला काम नहीं करता, उनके साथ होते हैं उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि जब भी प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, उनके बाद जो केंद्र के जो मंत्री होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, तो अगर ये सारे मंत्री ये ही चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे कि इस मिनिस्ट्री का ये हेड होगा, इस मिनिस्ट्री का ये हेड होगा। तो सो बेसिकली ये अपनी टीम चुनते हैं। ठीक है,
पार्लियामेंट की बात करूं तो ये हो गया लेजिस्लेटिव, तो इसके अंदर क्या है, बाई कैमरल है, यानी दो चरण होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर जुडिशियरी की बात करूं तो जुडिशियरी में है सुप्रीम कोर्ट, ये एपेक्स जुडिशियल बॉडी है, सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। पार्ट 5, भाई पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे, पार्ट 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, और पार्ट 5 में हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं यानी पीएम और प्राइम मिनिस्टर, इनके अंदर कभी कभार वाइस प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। स्टेट्स की बात करूं तो गवर्नर, अब देखो हमने इसमें क्या करा, प्रेसिडेंट जो थे वो यूनियन में थे ना, इंडिया के थे ना, जैसे ही राज्य पे जाओगे प्रेसिडेंट का नाम हमने कर दिया गवर्नर, ये है स्टेट का। प्राइम मिनिस्टर ये यूनियन के थे ना, ठीक है, यहां पे हमने नाम दे दिया सीएम, चीफ मिनिस्टर, ये है स्टेट का। सिंपल। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा भाई, गवर्नर स्टेट का हेड है, तो कायदे में ऑब्वियस ही बात है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। चीफ मिनिस्टर रियल हेड होता है, इनके साथ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम इनकी तरह होता है, जैसे आपने सुना होगा यूपी का लखनऊ में है, जिसके योगी जी जो है वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो योगी जी ने भी जैसे अलग अलग, यूपी की भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होंगी, तो उन सब मिनिस्ट्रीज के उन्होंने मिनिस्टर बना रखे हैं। असेंबली, असेंबली हो गई लेजिस्लेटिव। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, पर विधान परिषद हर किसी के यहाँ नहीं होता, तो अब ये भी ध्यान देने वाली बात है। लोकसभा का नाम कर दिया विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, और राज्यसभा का नाम कर दिया हमने विधान परिषद। ठीक है, इसके अलावा जो हाई कोर्ट है वो हो गई आपकी जुडिशियल ब्रांच। सिंपल। लोकसभा लोअर हाउस बोलते हैं, 543 मेंबर्स है, पहले 545 हुआ करते थे, और 2 लोग एंग्लो इंडियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, अब वो कैंसिल हो गए। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस इसके अंदर होते हैं, यानी लोग इलेक्ट करते हैं कौन कौन लोग लोकसभा में होगा। राज्यसभा की बात करूं, इसको अपर हाउस बोला जाता है, और इसके 250 लोग होते हैं इसके अंदर, इसमें से बल्कि 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इसके अंदर, जैसे आपने आपका राज्य का चुना तो वो लोग इलेक्शन करेंगे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे, सेम ऐसा होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब देखो होगा क्या, तो इसके अंदर होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप क्या बोलते हो, विधान सभा। ठीक है, ये लोकसभा का ऑल्टरनेट होता है एक स्टेट के लिए। इसके अलावा विधान परिषद भी होता है। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, लेकिन नॉट इन ऑल स्टेट्स, सब स्टेट्स में नहीं होता। तो ये तो हो गए वो जो लॉ बनाएंगे। फिर एग्जीक्यूटिव जिनका ठप्पा जरूरी है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, जुडिशियरी हो गए हाई कोर्ट, और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आएंगे सब इसके अंदर आएंगे। तो ऐसे ही विधानसभा की बात करूं, विधानसभा यानी लोकसभा ऑफ स्टेट, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो लोअर है, जैसे वो भी लोअर हाउस था, ये लोअर हाउस है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। विधान परिषद, राज्यसभा ऑफ स्टेट, ये सब स्टेट्स में नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ही कम स्टेट्स में है, ध्यान रखेंगे। अपर हाउस है, ऑप्शनल होता है स्टेट्स के लिए कि कुछ है या नहीं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और सभी स्टेट्स के पास बाई कैमरल यानी 2 चरण नहीं है लेजिस्लेचर के। और आपको पता है कई बार ऐसा भी होता है कि विधान परिषद ना अगर किसी स्टेट में है बट उसका कुछ काम नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाती है। कैसे, विधानसभा में लोकसभा यानी जो स्टेट की लोकसभा है वो रिजोल्यूशन पास करती है, वो उसके बाद पार्लियामेंट से पास हो जाता है, और प्रेसिडेंट उसको डिसोल्यूशन कर देता है। अब बात करते हैं रिसेंट बिल्स और स्कीम्स की, यानी करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ 3 से 4 स्कीमें जो अच्छे से कर लेना। सबसे पहले है विकसित भारत 2047। तो जैसे आपको पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ, और 2047 का मतलब है पूरे 100 साल हो जाएंगे। तो अभी से उन्होंने स्कीम लॉन्च की, इन्होंने 2023 में स्कीम लॉन्च की थी पीएम मोदी ने, जिन्होंने जिनका एम ये है कि 2047 तक 30
$30 ट्रिलियन की जो है भारत इकोनॉमी बन जाए। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग जो है अमाउंट अलग अलग पोर्शन में डाला गया है, अपना इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में, सस्टेनेबिलिटी में, सोशल वेलफेयर में। इसका मेन एम है कि इंडिया को एक डेवलप नेशन हम लोग बना दे 2047 तक, जैसे अभी डेवलपिंग में है वो डेवलप में आ जाए 2047 में, क्योंकि 100 साल हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कैसे इसको चाह रहे हैं करना, वो यूथ को जोड़ना चाह रहे हैं अपने साथ, ठीक है। तो विकसित भारत में यूथ जुड़ेगा, ध्यान रखना। तो वॉइस ऑफ यूथ प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें वो यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं पॉलिसी बनाने के लिए, और उनका विजन क्या है, वो क्या देखते हैं भारत के लिए। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलराइजेशन। अगर आपने अब तक नहीं सुना है तो उसको सुन लेना, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपने होम टाउन की तो बता ही सकती हूँ आपको। ये इतनी अमेजिंग स्कीम है जिसके अंदर आप सोलर पैनल लगवाते हो अपने घर की छत पे, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में लगता है, जिसमें सब्सिडी भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आई गेस उसमें ऐसा है कि अगर आप 70-80,000, हाँ 1.5 लाख के करीब सोलर पैनल लगाने में लगते हैं, जिसमें से 70-80 हज़ार या 75,000 गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है, ताकि हम रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जो है वो हम मूव करें। तो 15 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी लगभग 300, उसमें आपका बिजली का बिल नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपने जो भी जितने भी वॉट का कनेक्शन लिया है, अगर उतने वॉट का आपका बिजली का बिल आया है उतनी लिमिट का, तो आपको कोई रुपया नहीं देना। इनफैक्ट अगर इसमें आप ज़्यादा भाई आपकी एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम है और आपके घर इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल ज़्यादा बना रहा है, तो वो आप सरकार को बेच सकते हो। तो आपको रुपए तो नहीं मिलते, बट अगले महीने के बिजली के बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग स्कीम है, आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो अपने घर में जो जो पड़ रहा है। तो एटलीस्ट डिस्कस विद योर पेरेंट्स। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी इसमें मिलती है, 300 यूनिट हर महीने के लिए फ्री है, और 1 करोड़ हाउस होल्ड तक ये पहुंचाई गई है। गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे, और ये मतलब 25 साल के अंदर अंदर 720 मिलियन टन CO2 का जो एमिशन होता है उसको कम करने की आप कह सकते हो ये टारगेट है। इसके अलावा 42% जो लोग हैं उनकी जो सब्सिडी है बस वो रुकी हुई है, मतलब सब्सिडी पेंडिंग है, और वो भी पेंडिंग नहीं है, मतलब उनकी प्रोसेसिंग चल रही है। अदरवाइज आप समझो कि 58% लोगों को सब्सिडी मिल भी चुकी है हाथों हाथ। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूनियन बजट में लॉन्च हुई थी, ठीक है। एनीवेज आपका एक वीडियो में यूनियन बजट पे भी निकालने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो बस आप देखते रहिए। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च की थी, ऑब्वियसली बात है बजट वही लॉन्च करती हैं। इसके अलावा इसका गोल है कि जो भारत के अंदर जो ऑयल सीड्स है ना, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और इंपोर्ट को कम करना, यानी हम दूसरे देशों से ना लें। इनके मेन क्रॉप्स है मस्टर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट तो मस्टर्ड ही है। अदरवाइज ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेकेंडरी सोर्सेज, इन सब की क्रॉप्स को ये फोकस करती है। इसका टारगेट ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें हम 39 मिलियन टन से 70 मिलियन टन। मतलब ये समझो 2022-23 में 39 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे थे तेल। हमारा टारगेट है हम 70 मिलियन टन कर लें 2030 से 31 के बीच में। फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बकायदा कि आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। इम्प्रूव्ड जो है सीड्स दिए जाएंगे, एक उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये उसकी तैयारियां हैं। नेक्स्ट इज रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस बिल को प्रेसिडेंट की सहमति भी मिल गई है 21 अगस्त 2025, तो यानी पिछले महीने की बात हम कर रहे हैं। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, अगले साल से लागू होगी, नए फाइनेंशियल ईयर से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अभी जैसे इनकम टैक्स अगर ITR फाइल करना पड़ जाए, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कितने सारे सेक्शंस हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। बहुत सारे सेक्शंस हटा दिए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हटा दिए हैं, और 1961 एक्ट को तो ये रिप्लेस कर रहे हैं प्रॉपर इसी से। इसके अंदर टैक्स ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट नया आ जाएगा, जिसमें जो रिडंडेंट प्रोविजन से कोई यूज नहीं करता उनको हटा दिया, क्लैरिटी बढ़ जाएगी इसके अंदर। डिस्प्यूट जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपके रिजॉल्व हो जाएगी, तो लिटिगेशन ज़्यादा ना हो, यानी कानूनन तौर पे कार्रवाई ज़्यादा ना हो। इसके अलावा कंप्लायंस बढ़ जाए, यानी लोग भी खुद से विलिंगली काम करने लगे, और ट्रांसपेरेंसी आए, सबको पता हो कि कितना कितना क्या हो रहा है। तो ये है इस बिल के मेन ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपडेट्स।
देखो 2025 में इसमें बदलाव आए हैं। ये एक्ट तो बहुत पहले का है, लेकिन 2025 में इसमें बदलाव लाए गए हैं। इसके अंदर कंज्यूमर राइट्स, जो आपका उपभोक्ता है, यानी अगर मैं कस्टमर हूं तो मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स मतलब जो हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, उसके लिए इसके अंदर मेनली चेंज किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं? जैसे इसके अंदर फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन हुआ करेगा। कुछ गड़बड़ है, अगर आपने कोई कंप्लेंट डाली, 90 दिन के अंदर अंदर उसका रिजोल्यूशन। अगर आपको अब ये लग रहा है कि 90 दिन तो बहुत ज्यादा है, 7 दिन के अंदर रिजोल्यूशन हो जाता है, जी नहीं। ये तब है जब आपका कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा हो एंड यू हैव लाइक डिसाइडेड टू गो टू कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट में 3 महीने के अंदर अंदर, वरना आपको पता है ना कि कोर्ट के तो चक्कर ही लगते रहते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली अकाउंटेबल। अभी क्या होता है कि वो ब्लेम करते हैं जो वेंडर है जिसने वो एड डाला हुआ है उस पर। तो अब इसमें क्या होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली अकाउंटेबल ठहराएंगे ताकि फ्रॉडबाजी ना हो। इसके अलावा जो कंप्लेन फाइलिंग का सिस्टम उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। पेनल्टीज, फाइन्स बढ़ा दिए। अगर गलत एड मिला तो उसके खिलाफ पेनल्टी है, ठीक है। ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर कर रहा है तो उसके खिलाफ। अब इसी पूरी वीडियो के बेसिस पे 15 हाई वेटेज एमसीक्यू आपके लिए दिए गए हैं। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। और आपको साथ में क्या करना है, कमेंट डाउन करना है राइट आंसर। जैसे विकसित भारत था, वो किसने लॉन्च किया था? तो विकसित भारत किसने लॉन्च किया था? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितनी यूनिट फ्री, अच्छा फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो कौन से सोर्स होता है उसका? सोलर एनर्जी, राइट। आत्मनिर्भर जो ऑयल सीड्स है वो किसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है? ऑयल सीड्स का। और मेन कौन सा है? मस्टर्ड का। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल है? 17। 14 कौन सा था? लॉ के सामने इक्वालिटी मिलनी चाहिए। 15 में डिस्क्रिमिनेशन था। 19 में टोटल 6 थे समर्प, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। रिवाइज इनकम टैक्स का जो बिल है वो कब से लागू होगा? अगले साल से, 1 अप्रैल 2026। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2025 में अमेंडमेंट हुआ है, डिस्प्यूट कितने दिनों में सॉल्व करेगा? 90 दिनों में। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा था? आर्टिकल 32। और इसी को हार्ट एंड सोल बोला था कॉन्स्टिट्यूशन का किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। पीएम को कौन अपॉइंट करता है भैया? प्रेसिडेंट हेड है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा सबको, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। लेकिन ये तो सबसे पहला है, तो डोंट वरी। विच इज द लेजिस्लेचर इन इंडियन गवर्नेंस? इंडियन गवर्नेंस का लेजिस्लेचर किसको माना जाता है? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो राइट ऑफ स्पीच देगा? आर्टिकल 19। एसोसिएशन मूवमेंट सबके ही देगा। वॉइस ऑफ यूथ, यूथ किस में जुड़ेगा? विकसित भारत में। कितनी यूनिट फ्री देगा वो? पीएम सूर्य घर योजना में 300 यूनिट। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स का जो मेन क्रॉप है वो कौन सा है? मस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में एस्टैब्लिश्ड है? पार्ट 5 में एस्टैब्लिश्ड है। ध्यान रखना। ये आपके आंसर्स दिए गए हैं, जस्ट मैच योर आंसर्स, अदरवाइज मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए। एग्जाम के लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर आपको बुक से पढ़ना ही है तो लक्ष्मीकांत बुक से करो। अगर आपको इसका प्रॉपर कंसेप्चुअल, अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन हो रखा हो, तो जस्ट कमेंट डाउन, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक डीप लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर आपको मैं भेज दूंगी, यूट्यूब पे अपलोड हम लोग कर देंगे, ताकि आपको प्रॉपर कुछ और नहीं करना पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रैश कोर्स था जिसमें आपको, आप ये कह सकते हो, एग्जाम के पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझाया गया। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और पॉलिटी को करंट अफेयर से लिंक करके जरूर पढ़ना, क्योंकि जो करंट अफेयर्स अभी आजकल जो चल रहे हैं ना, जो स्कीम्स आ रही है वो सारी पॉलिटी से रिलेटेड है। कि अच्छा ठीक है, अगर आपको मैं बात बताऊं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो कंज्यूमर लॉ से कुछ ना कुछ आ जाएगा, उससे लिंक करके वो आपसे पूछेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।